इग्नू IQ हिंदी आपका अपना इंस्टीट्यूट इग्नू के सभी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BPSC 105 जिसका शीर्षक है तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय। इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 7 तक पढ़ लिया है और इकाई 8 जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं उसका पार्ट 1 का वीडियो भी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे इकाई 8 के भाग 2 की। इकाई 8 जिसका शीर्षक है उपनिवेशवाद और विकासशील दुनिया में राज्य। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या कोर्स का हैंड रिटन असाइनमेंट या PDF असाइनमेंट चाहिए तो दिए गए नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना हैंड रिटन या PDF असाइनमेंट परचेज कर सकते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट या कोर्स का आपको जूम क्लासेस चाहिए, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो वो भी जो है हमारे पास अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपना क्लासेस परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स, गेस्ट पेपर या प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसके लिए भी दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपना नोट्स, गेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका दक्षिण अफ्रीका। इससे पहले के भाग को जो है हमने देख लिया था, हमने अच्छे से समझ पढ़ लिया था, जो कि था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशों की स्वतंत्रता। यानी कैसे जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश जो अंग्रेजों के गुलाम थे कैसे उनको आज़ादी दी गई। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की। देखिए, उपनिवेशों की स्वतंत्रता के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में अफ्रीकी लोगों का संघर्ष विशेष ध्यान देने योग्य है। यानी उन लोगों ने फ्रीडम के लिए बहुत संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका में अपने नेल्सन मंडेला का भी नाम सुना होगा। ऐतिहासिक रूप से डच, देखिए डच जो है ना, डच कहते हैं, नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं। तो डच पहली बार 1652 में दक्षिण अफ्रीका में बसे थे, जो वर्तमान का केप टाउन है। यानी दक्षिण अफ्रीका का जो बहुत बड़ा शहर है केप टाउन। कभी भी क्रिकेट मैच अगर होता है दक्षिण अफ्रीका में तो यहाँ पर एक मैच जरूर होता है। 19वीं शताब्दी के प्रथम भाग में अंग्रेजों के आने और 1806 में केप टाउन में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना के साथ अंग्रेजों के औपनिवेशिक क्षेत्र में विस्तार हुआ, यानी वो और बढ़ा। डच औपनिवेशिक अफ्रीकी लोगों को केप टाउन छोड़कर ऑरेंज नदी के उत्तर में जाने के लिए मजबूर किया। यानी सोचिए, अपने ही देश में ये लोग कैसे गुलाम थे। यानी जो स्थिति हमारी थी वही सेम टू सेम स्थिति उनकी भी थी। यानी केप टाउन जो शहर था, मुख्य शहर, उस शहर से वहाँ के लोकल लोगों को, अफ्रीकी लोगों को खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। किनके द्वारा? डचों के द्वारा, नीदरलैंड के लोगों के द्वारा, जिसका 1830 के दशक में बड़े पलायन, ग्रेट ट्रैक के रूप में समापन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 2 स्वतंत्र अफ्रीकी गणराज्यों, ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल, तथा नए ब्रिटिश उपनिवेश नटॉल का गठन हुआ। इनमें से प्रत्येक में कैप उपनिवेश के रूप में नस्लीय स्तरीकृत समाज विकसित हुआ, जिसमें गोरों का वर्चस्व रहा और अफ्रीकन की स्थिति दासत्व यानी गुलामी की रही। नेल्सन मंडेला इसी चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि क्यों हम काले लोगों को अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और देखिए, पूरी दुनिया में अगर सबसे विश्वविख्यात नेताओं की नाम का लिस्ट कभी जारी होगा ना, या होता है ना, तो उसमें नेल्सन मंडेला का नाम हमेशा से रहा है। क्योंकि आज जिस अफ्रीका को आप देख रहे हैं, जो भेदभाव मुक्त अफ्रीका है, वो सिर्फ और सिर्फ नेल्सन मंडेला का ही जो है वो देन है। और आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने नेल्सन मंडेला को जो है वो भारत रत्न से नवाजा है। और हमारे बापू महात्मा गांधी जी भी इन काले और गोरों के बीच की लड़ाई में जो है कूद पड़े थे, और वकालत पूरी होने के बाद वह दक्षिण अफ्रीका में उन अश्वेत काले लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि कैप और नटॉल में अंग्रेजों की घोषित नीति भेदभाव के विरुद्ध थी, परंतु व्यवहार में संपत्ति की योग्यता ने मताधिकार को काफी हद तक गोरों तक सीमित कर दिया। यानी चुनाव में वोट देने का अधिकार, मतदान का अधिकार इन अश्वेत काले लोगों से छीन लिया गया था।
डच अफ्रीकन गणराज्यों में अफ्रीकियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था, जिन्हें ऑरेंज फ्री स्टेट में भूमि के स्वामित्व से बेदखल कर दिया गया था, यानी कि अपने ही जमीन से बेदखल कर दिया गया, और वे गोरों के कब्जे वाले ट्रांसवाल के क्षेत्र से गुजरने के लिए पास लेकर चलने के लिए बाध्य थे। यानी कि अपने ही देश में आपको यहां से वहां जाने के लिए अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा, उनसे आपको लाइसेंस और पास लेना पड़ेगा। सोचिए किस प्रकार से ये उस समय के लोग, अंग्रेज जो थे, जो गोरे थे, कैसे हम भोले भाले लोगों का शोषण करते थे। कहीं ना कहीं गलतियां हम में भी थी, ठीक है, कहीं ना कहीं हमने उन्हें आने दिया और हमने उन्हें बसाया, प्रश्रय दिया, और इसी का ये परिणाम था कि वो यहां पे आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संघ ने डोमिनियन का दर्जा प्राप्त किया। डोमिनियन मतलब वही, याद कीजिए, बीपीएससी 102 फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा था, जो भी पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे उनको पता हो, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सब। डोमिनियन का अर्थ क्या होता है? डोमिनियन का अर्थ होता है कि तुम आजाद तो तुम हो जाओगे, लेकिन फिर भी तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे। तुम्हारा संविधान, तो जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो क्या कहा कि भारत अपना संविधान खुद बनाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो संविधान हमारे अंडर में रहेगा, हमारे अधीन रहेगा, यानी डोमिनियन रहेगा। भारत आजाद होने के बाद भी पूर्णतः सभी फैसले नहीं ले सकता, तो अफ्रीका के साथ भी सेम टू सेम हुआ। और बाद में 1934 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक संप्रभु स्वतंत्र राज्य बन गया। कौन? दक्षिण अफ्रीका। 1934 1961 में इसने ग्रेट ब्रिटेन के साथ अपने संबंध तोड़ लिए और एक गणतंत्र बनने के लिए राष्ट्रमंडल छोड़ दिया। देखिए जो शब्द है ना राष्ट्रमंडल, इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करने की आवश्यकता है। राष्ट्रमंडल है क्या? देखिए जो राष्ट्रमंडल दिया, राष्ट्रमंडल यानी उन देशों का समूह जो कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करते थे, जो कभी अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का हिस्सा हुआ करते थे, उन्हें हम राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। यानी उस राष्ट्रमंडल के ग्रुप को छोड़ दिया, यानी अंग्रेजों के चंगुल से निकल गया। देखिए आज भी हम लोग राष्ट्रमंडल खेल कराते हैं, है ना, और राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम आज भी होता है। और सोचिए मुझे ये नहीं, आज भी ना हम लोग आजाद तो हो चुके हैं, लेकिन आज भी ना हम लोगों को अंग्रेजों ने मानसिक गुलाम बनाकर रखा है। दिल्ली में पहले तो, अभी तो मोदी जी आके बहुत सारे सड़कों का नाम बदल दिया है, पहले तो ये वो मैंने बहुत कुछ नाम अंग्रेजों के नाम पे। कलकत्ता में आज भी विक्टोरिया हाउस है, विक्टोरिया महल कलकत्ता का फेमस। जो लोग कलकत्ता के अगल बगल से होंगे उन्हें पता होगा। अरे क्यों मिटाओ ना सब कुछ, क्यों हम उन अंग्रेजों को याद करें जिन्होंने कभी हम पर कोरे बरसाए थे, ठीक है, जिन्होंने कभी हमारे क्रांतिकारियों को जो है वो फांसी की सजा सुनाई थी, उनका नाम हम क्यों याद करें। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की नस्ल भेदी सरकार के रंग भेदी शासन अफ्रीकियों को यहां तक कि मूलभूत बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर दिया, यानी जो एक इंसान का अधिकार होता है वो तक नहीं दिया गया। ऐसे शासन को कई पश्चिमी सरकारों से समर्थन मिला, जिनकी दक्षिण अफ्रीका में रणनीतिक और आर्थिक रुचि थी, यानी आर्थिक शोषण किया जा रहा था। चूंकि अफ्रीकी लोगों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था और न ही स्वतंत्रता थी, इसलिए शासन का विरोध निषेधित था। जैसे रंगभेद शासन तीव्रता से क्रूर हुआ, यानी जो अश्वेत थे, जो काले रंग के लोग थे, उनके साथ लगातार अन्याय होना शुरू होने लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अंततः 1923 में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का रूप ले लिया और नेल्सन मंडेला इसके नेता के रूप में उभरे, यानी एक पार्टी बना, फ्रीडम जो है वो उसके लिए फाइट किया गया। और उन्हें 1963 में रिवोनिया सुनवाई, यानी बहुत साल तक, शायद 37 साल तक, मुझे प्रॉपर मैं मिस कर रहा हूँ, 37 साल तक वो जेल में रहे थे। ठीक है, 37 ईयर्स तक, एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा, 37 साल तक वो जेल में रहे थे भाई, सोचिए। और उनको सुनवाई के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तीसरी दुनिया के देशों और गुट निरपेक्ष, जो लोग गुट निरपेक्ष, जो गुट बना के बैठे हुए थे, बड़े बड़े देश, आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दक्षिण अफ्रीकी मकसद का समर्थन किया, क्योंकि अब समय बदल चुका था। अब दौर
वैश्वीकरण की आ चुकी थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब तो अंग्रेजों को देश छोड़ना ही था। 1980 और 90 के दशक में संयुक्त राज्य के भीतर और विकासशील दुनिया से बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव ने पश्चिमी देशों को अफ्रीकी देशों की कुछ मांगों को मानने के लिए मजबूर कर दिया। यानी अब दुनिया का दबाव बढ़ता गया। जो देश आज़ाद हो चुके थे, दुनिया के बड़े बड़े लीडर सभी अंग्रेजों पर प्रेशर दे रहे थे कि जल्दी से यहाँ से हटो और अफ्रीका को एक गणराज्य बनाने में उसकी हेल्प करो। इसने रंग भेद के शासन को अफ्रीकी विपक्ष के साथ बातचीत के लिए सहमत होने पर मजबूर कर दिया। 1993 में नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया। लंबी बातचीत के बाद 1994 में वहां पर चुनाव हुए और इस प्रकार संसदीय चुनाव के साथ सत्ता बहुमत के हाथों में यानी काले लोगों के पास स्थानांतरित हो गई। यानी जो सत्ता गोरों के पास थी अब वो अश्वेत लोगों के पास आ गई और नेल्सन मंडेला देश के प्रथम व्यक्ति बने, देश के राष्ट्रपति बने, है ना। चलिए, तो एक लंबी संघर्ष के बाद अंततः दक्षिण अफ्रीका जो है वो आजाद हो चुका था। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के पूर्व जर्मन उपनिवेश नामीबिया एक देश है, दक्षिण अफ्रीका के शासनादेश के तहत आए। जब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने राष्ट्रीय संघ का स्थान प्राप्त कर लिया तो दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर ट्रस्टीशिप का दावा किया। इस प्रकार इस क्षेत्र में रंगभेद फैल गया। यूएन ने दक्षिण अफ्रीकी कब्जे को अवैध घोषित किया और 1967 में संयुक्त राष्ट्र ने क्षेत्र के प्रशासन हेतु नामीबिया के लिए परिषदों की स्थापना की। यानी नामीबिया में भी सेम चीज चल रहा था, काले गोरों में भेदभाव। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाए गए दीर्घकालीन संघर्ष, यानी जैसे कि हमारे यहाँ कांग्रेस थी उसी प्रकार दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी पीपल्स जो वहाँ का था, दीर्घकालीन संघर्ष और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के कार्यान्वयन के बाद दक्षिण पश्चिम अफ्रीका ने स्वतंत्र प्राप्त कर नामीबिया बना। ठीक है, यानी वो देश आज़ाद हो गया। और आज जो आप नामीबिया के नाम सुनते हैं, ये क्या है नामीबिया, ये कौन बताएगा। यहाँ से कुछ दिन पहले भारत सरकार ने क्या लाए थे, भारत सरकार के द्वारा नामीबिया से क्या लाया गया था, कमेंट बॉक्स में मैं चाहूँगा कि आप अपना आंसर जरूर दें। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें पता होगा कि आज से 3-4 साल पहले नामीबिया से हमारे मोदी जी ने बहुत एक स्पेशल चीज़ वहाँ से लाया गया था, और वो चीज़ क्या था आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के बीच में क्या अंतर है, रंगभेद विरोधी आंदोलन की प्रकृति क्या थी। चलिए अब आगे हम बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है विकासशील दुनिया में राज्य। देखिए विकासशील और विकसित दो चीज को समझना है आपको। एक राज्य होता है विकासशील और दूसरा होता है विकसित। ठीक है, विकासशील और विकसित। तो विकासशील क्या है और विकसित क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। विकसित यानी जो विकास कर चुका है, जहां विकास हो चुका है, और विकासशील यानी जो अभी विकास पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है, वो विकास की ओर अग्रसर है। जैसे भारत एक विकासशील देश है, लेकिन अमेरिका, चाइना, रूस, जर्मनी, जापान ये सब एक विकसित देश है, यानी सारा डेवलपमेंट वहां पे हो चुका है। चलिए, वहाँ की जीडीपी काफ़ी अच्छी है, लोगों के पास रोजगार है, हर घरों में गाड़ियाँ हैं। चलिए बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत और तुलनात्मक राजनीति में कभी कभी औपनिवेशिक समाज के रूप में संदर्भित तीसरी दुनिया में राज्य की प्रकृति पर सवाल पर चर्चा हुई। विकासशील दुनिया के राज्यों को समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण सैद्धांतिक ढांचे हैं। पहला है उदारवाद, मार्क्सवाद और निर्भरता के आयाम। अब उदारवाद भी पढ़ चुके हैं आप, मार्क्सवाद भी पढ़ चुके हैं। निर्भरता के आयाम मतलब किसी दूसरे देश पर निर्भर होना। जैसे भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। हम तेल के लिए रशिया पर, सऊदी अरब पर निर्भर हैं। हम लोग गैस के लिए जो है कतर पे निर्भर करते हैं। उसके बाद अगर बात करें कपड़ों की, तो कुछ बांग्लादेश से भी हम लोग जो है वो इंपोर्ट वगैरह करते हैं।
अगर हम लोग बात करें खिलौने की और चाइनीज़ प्रोडक्ट की, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स की, तो चाइना से हम लोग आज भी वो मंगवाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग दूसरों पर डिपेंड, यानी हम लोग देखते हैं दुनिया को, दुनिया क्या कर रही है। लेकिन अमेरिका हो, बड़े बड़े कंट्री, जापान, ये देखती नहीं दुनिया क्या कर रहा है, ये अपने में मगन है। आगे देखिए, उदारवादी सिद्धांत का तर्क है कि राज्य एक तटस्थ एजेंसी है, यानी जो टिकी रहती है और समाज में प्रतिस्पर्धी समूह के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, यानी बीच बीच में वो मतलब समाज को और बाकी चीजों को वो जोड़ता है, प्रतिस्पर्धा के रूप में वो ऐड करता है, जोड़ देता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी भी समूह को राज्य का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, समाज में विभिन्न समूह राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष अपनी मांगे रखते हैं, सही बात है, जिनकी जो डिमांड होता है वो भाई सरकार के सामने रखते हैं। आपने किसानों को देखा कैसे किसान के जो मंच ने, किसान सभा ने अपनी मांगों को रखा। राज्य की एजेंसियां इन सभी मांगों पर विचार करती है कि इनको पूरा करना है कि नहीं करना है। उदारवाद के अंतर्गत कुछ लेखकों का मानना है कि राज्य जैसी जो एजेंसी है उन पर कुलीन समूह का प्रभुत्व है, यानी बड़े लोगों का बोलबाला है। कुलीन समूह कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर वर्चस्व कायम करते हैं, जो आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण के कारण नहीं है। उदारवादी सिद्धांत यह मानता है कि लोकतंत्र में कुलीन वर्ग अपने व्यक्तिगत या समूह हितों के लिए शक्ति का उपयोग नहीं करते। चुनावी मजबूरियां उन्हें सभी समूहों के कल्याण के लिए काम करने के लिए मजबूर कराती है, यानी बड़े बड़े उद्योग कंपनी को जनता के लिए काम करना पड़ेगा। तीसरी दुनिया में पश्चिमी अभिजात वर्ग, यानी जो पश्चिम के अमेरिका वगैरह की बात यहाँ पे हो रही है, फ्रांस की, यूरोप की बात हो रही है, जो वहाँ के सबसे पैसे वाले अभिजात वर्ग थे, राज्य को नियंत्रित करते थे एवं इसे एक साधन के रूप में पारंपरिक कृषि समाज को एक आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवर्तित करने के लिए उपयोग करता है। यानी कि जो अगर पश्चिम की राजनीति को आप 100 साल 150 साल पहले देखें तो वहाँ के पॉलिटिक्स में जो वहाँ के कुलीन वर्ग थे, जो अभिजात वर्ग थे, पैसे वाले जमींदार थे, उनका वर्चस्व था। ठीक है, सरकार नाम की कोई चीज़ तो नहीं थी, लोकतंत्र डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें 2 कमियां हैं। क्या कमियां हैं? पहला, यह इस तथ्य को मानने से इनकार करता है कि व्यक्तियों की राजनीतिक क्षमता उनके आर्थिक संसाधनों से तय होती है। पहला, यानी व्यक्ति का जो क्षमता होता है ना, मान लीजिए राजनीति की जो क्षमता है वो आर्थिक संसाधनों से तय होता है, यानी पैसा से, मतलब पैसे से ही राजनीति होती है। ठीक है, ये चीज़ की यहाँ बातें हो रही है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, ये समझाने में विफल हो जाता है, फेल हो जाता है कि कुलीन वर्ग अपने संकीर्ण आर्थिक एवं सामाजिक हितों से ऊपर उठकर संपूर्ण समाज के लिए कैसे काम करता है। ये उदारवाद कहता है, यार पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, उदारवाद ऐसे कैसे बोल सकता है। खैर, दूसरे शब्दों में समाज में वर्ग विभाजन को पूर्णतः नकार के राज्य की कोई भी व्याख्या करना केवल सरलीकरण करना होगा। राज्य समाज में अंतर्निहित है, यानी राज्य जो है हमारे समाज का हिस्सा है और समाज हमारे राज्य का हिस्सा है, इसलिए समाज के संबंध में इसका अध्ययन किया जाना बेहद आवश्यक है और जरूरी चाहिए भी। चलिए मार्क्सवादी की बात करें तो मार्क्सवादी ढांचे में राज्य न तो एक निष्पक्ष एजेंसी है और न ही एक सामान्य ट्रस्टी है। यह उनके हितों की रक्षा के लिए प्रभावी वर्गों के हितों को व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में यह प्रभावी वर्गों के हाथों में एक उपकरण है, एक औजार है। क्या? सत्ता या राज्य। राज्य समाज का अनुसरण करता है, यानी समाज जो चाहता है वही राज्य करता है, लेकिन यह पूर्ववर्ती नहीं है, पहले से तय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे अगर आप पढ़ें तो आगे भी कुछ कुछ चीज़ें इसी से रिलेटेड जो है यहाँ दिया गया है। पूंजीवाद की यहाँ पर बात की गई है कि कैसे पूंजीवाद हमारे समाज को प्रभावित करता है। ठीक है, श्रम विभाजन की बात की गई है कि श्रम विभाजन जो होता है, यानी श्रम विभाजन कैसे होता है, आपका जो टैलेंट है उसके हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। सिंपल फंडा है बॉस। ठीक है, आपके पास जो श्रम विभाजन, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। जो पहले के लोग थे, जमींदार लोग थे, इनके पास मतलब बहुत सारे नौकर चाकर हुआ करते थे, हर काम को करने के लिए अलग। तो हजारों लाखों की संख्या में ना लोग गुलाम थे, क्योंकि देखिए लोगों के पास कुछ नहीं है करने को ना, तो क्या करेगा भाई? गुलामी, बंधुआ मजदूरी, दासत्व जिसे कहते हैं, स्लेवरी, यानी लोग पहले गुलाम बनाए जाते थे। यहाँ पर भारत में भी
क्योंकि यहाँ पे अभिजात वर्गों का आधिपत्य था पूरी दुनिया में, ठीक है, होल ओवर द वर्ल्ड। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, यहां पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है, उनको देख लेते हैं। देखिए, निर्भरता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कुछ लेखकों का तर्क है कि तीसरी दुनिया, ठीक है, कि देश राजनीतिक स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाते और उन पर साम्राज्यवादी शक्तियों का वर्चस्व जारी होता है। तीसरी दुनिया माने वो देश जो एकदम पिछड़े हैं, बहुत पिछड़े हैं, वो तीसरी दुनिया का देश की यहाँ पर बात की जा रही है। तो वो लोग लोकतंत्र का फायदा, छोटे छोटे कंट्री को आप देख लीजिए, बहुत सारा कंट्री है आप, जैसे कि मान लीजिए जिम्बाब्वे हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, या बहुत गरीबी है, तो लोग डेमोक्रेसी का ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, राजनीति का यूज़ नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते, ठीक है। और बड़े बड़े जो देश होते हैं इनके चंगुल में फंसे रहते हैं। इन लेखकों के जिन्होंने लिखा है कि अनुसार दुनिया एक एकल पूंजीवादी प्रणाली में एकीकृत है, यानी जहां पैसा है देश वहीं भाग रहा है, और जिन देशों के पास पैसा है उन्हीं की इज्जत है। यूनाइटेड नेशन में विकसित पश्चिम देश विश्व व्यवस्था के मूल देशों में से है। औपनिवेशिक काल के दौरान तीसरी दुनिया के देशों को साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला गया, यानी छोटे देशों को, गरीब देशों को उन अंग्रेजों ने अपने अनुसार बदला। इस प्रक्रिया के कारण तीसरी दुनिया विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के साथ संरचनात्मक रूप से एकीकृत है और विकसित देशों पर ही निर्भर है, क्योंकि अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने हमारे देश का मॉडल इस तरह बना दिया ना कि हम आज भी अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हुए हैं। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम को देखिए, चाहे आप भारत के मैकॉले द्वारा दिया गया एजुकेशन सिस्टम को देखिए, सारा चीज़ जो है वो अंग्रेजों के द्वारा ही दिया गया है और आज भी हम लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। और खुद को बोलते हैं कि हमें गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। भारतीय हैं तो सब कुछ भारतीय होना चाहिए, सब कुछ बदलो। कॉलेजियम सिस्टम से लेके अंग्रेजों के द्वारा दिए गए बनाए गए कानून को भी हटाओ, और भारत में जहां जहां भी उन अंग्रेजों का नाम का जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसको, उस नाम को भी आप हटा दो, ठीक है। तभी हम पूर्णतः भारतीय हो पाएंगे। हम आज भी पूर्णतः भारतीय नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक बात मुझे काफी खटकती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हिंदी में बात नहीं करता? क्यों? ये सवाल तो पूछना जायज होता है ना। क्यों हम अंग्रेजों के भाषा को आज भी अपने न्यायालय में न्याय नहीं कर पाई? भाषा के साथ भी अन्याय हो गया, ठीक है। हम आजाद तो हो गए, लेकिन हमने अंग्रेजों के द्वारा दी हुई अंग्रेजी को एक्सेप्ट कर लिया, और अंग्रेज चाहते भी यही थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे थोड़ी सी यहाँ पूंजीवाद की। देखिए, पूंजीवादी दुनिया में, पूंजीवादी माने कॉरपोरेट सेक्टर में, पैसे वालों की दुनिया में, उद्योग धंधे की दुनिया में तीसरी दुनिया सत्यों के अनुबंध के रूप में जीवित रहती है, जिसे मेट्रोपोलिस भी कहते हैं। और जो पूंजीवादी दुनिया की परिधि में स्थित है, इस मॉडल में तीसरी दुनिया के राज्य महानगरीय राजधानी के हाथों में एक औजार होता है। यानी छोटे छोटे जो देश हैं, स्टेट हैं, उनको बड़े बड़े देश बस शोषण करने के लिए एक हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावे और कुछ भी नहीं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे विकासशील देशों में राज्य की विशेषताओं पर। एक संस्थान के रूप में राज्य एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अस्तित्व में आया। विकासशील दुनिया में औपनिवेशिक स्वतंत्रता के कारण से राज्य को मिली अवशिष्ट विशेषताओं ने राज्य को एक आकार दिया, एक स्टेट बना, राज्य एक अपने अस्तित्व में आया। कुछ मामलों में उपनिवेश के समय मौजूद सीमाओं को संशोधित किया गया, क्योंकि उस समय हम गुलाम थे तो हमारा जो अधिकार था वो लिमिट था। अब तो नहीं है, अब आप जो चाहे अपने स्टेट के लिए, अपने राज्य देश के लिए कर सकते हैं। कुछ अन्य मामलों में पूरी तरह से नए राज्यों को तराशा गया। आज की जो चीन है, आज से 100 साल पहले चीन ऐसा नहीं था। आप 100 साल पहले के चीन को देखिए, पिछड़ा हुआ था, गुलाम था, और आज चीन को देखिए क्या बदलाव आया, गजब का बदला, ठीक है। जितनी तेजी से चीन ने विकास किया, उतनी तेजी से दुनिया का कोई भी देश विकास नहीं कर पाया। सिंगापुर को देखिए, मलेशिया को देखिए, छोटे छोटे देश हैं लेकिन हमसे आगे निकल गए। इजराइल को देखिए और हम पीछे हो गए। चलिए, राज्य की क्षेत्रीय सीमाएं,
यानी एक स्टेट का जो क्षेत्र की जो सीमा होती है, ठीक है, हमेशा राष्ट्र के साथ मेल नहीं खाती। अर्थात अक्सर विभिन्न जातीय समूहों से संबंधित लोगों और उपनिवेशों की सीमाओं का पता लगाकर औपनिवेशिक शक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सीमांकित किया जाता है। यानी छोटे छोटे देशों का सीमांकन भी बड़े देशों के लिए किया जाता है, बड़े देशों के कहने और उनके फायदे के लिए ही किया जाता है। अफ्रीकी राज्य की इस राज्यों की कृत्रिमता को दर्शाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है वहां पर अंग्रेजों के द्वारा शहर बनाया गया। उदाहरण के लिए नाइजीरिया पूरी तरह से एक ब्रिटिश रचना थी। नाइजीरिया को ब्रिटेन ने बनाया था। विकासशील देशों की दुनिया में राज्य राष्ट्र बनने से पहले राज्य बने, यानी पहले राज्य बना फिर देश बना। यह काफी हद तक क्षेत्रीय संघर्षों और राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या के लिए जिम्मेदार है। औपनिवेशिक काल के बाद के कई विकासशील देशों ने जातीय और अलगाववादी आंदोलनों का सामना किया। देखिए, औपनिवेशिक काल मतलब अंग्रेजों का काल, ठीक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां और राष्ट्रवादी आंदोलनों की गतिशीलता के कारण पाकिस्तान में अलगाववादी आंदोलन हुए। पाकिस्तान में हुआ ही, हमने देखा भाई पाकिस्तान में कैसे अलगाववादी आंदोलन हुआ, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश बना। औपनिवेशिक सीमाओं की कृत्रिमता, औपनिवेशिक विरासत का प्रभाव और औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्रक्रियाओं की गतिशीलता विकासशील दुनिया में राज्य की जटिलता को स्पष्ट करती है। अब विकासशील राज्य की क्या क्या विशेषताएं होती है देख लीजिए। यह एक अधिक विकसित राज्य होता है। यह प्रमुख वर्गों से प्राप्त स्वायत्तता का आनंद उठाता है, नहीं उसको छूट मिलती है बहुत ज्यादा। विकसित देशों को छूट नहीं मिलती, विकासशील को छूट मिलती है। यह महानगरीय पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं। चलिए, तो अभी आगे हम लोग बात करेंगे अति विकसित राज्य की। ध्यान से देखिए, पश्चिमी पूंजीवादी देशों में आधुनिक राष्ट्र राज्य समाज की आंतरिक गतिशीलता के कारण उभरा है। यह पूंजीवाद के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन के दौरान अस्तित्व में आया, क्योंकि पश्चिम के कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर पूंजीवाद को प्रोत्साहन दिया। उभरते पूंजीवती वर्ग ने राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने का बेड़ा उठाया। तीसरी दुनिया में राजनीतिक संस्थानों में बदलाव की प्रेरणा मतलब बाहर से आई थी। यहाँ आहर लिख दिया है, ठीक है, ये आहर नहीं है, बाहर है। इग्नू के जो बुक का जो प्रिंटिंग है ना काफ़ी गलत है और कई सारे जगहों पे आपको ये मिस्टेक देखने को मिलेगी। तो ये जो तो अगर आप लोगों ने आपके पास बुक है तो इस पर थोड़ा सा करेक्शन आप लोग जो है वो कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है बदलाव प्रेरणा जो है वो बाहर से आई। तीसरी दुनिया मतलब जो गरीब देश थे, वो देश जो कभी गुलाम थे। आज हमें ही देख लीजिए ना, हमारे यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम से लेके लॉ सिस्टम, सब कुछ जो है बाहर से लिया हुआ है ना। औपनिवेशिक काल के दौरान तीसरी दुनिया पर पश्चिमी पूंजीवादी देशों का प्रभुत्व था। औपनिवेशिक शासकों ने, यानी वो देश जिन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया, उन्हें औपनिवेशिक शासक कहते हैं, ने अपनी छवि बनाए रखने के लिए राजनीतिक संस्थानों को बनाया ताकि उपनिवेशों के मूल वर्गों पर हावी हो सके और उनका आर्थिक शोषण कर सके। एक तरह से यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 1885 में ए हो ह्यूम ने ही कांग्रेस पार्टी का गठन किया। कांग्रेस पार्टी का गठन किसी भारतीय ने नहीं किया, अंग्रेजों ने ही किया। कौन सा अंग्रेज था वो? ए ओ ह्यूम एक डच था जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करता था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कार्यों को करने के लिए तथा उपनिवेश को नियंत्रित करने के लिए औपनिवेशिक शासकों ने एक विस्तृत कानूनी संस्थागत ढांचा खड़ा किया। इन संस्थानों को संचालित करने वाली सेना और नौकरशाही ने औपनिवेशिक शासकों के मामले के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद भी विस्तृत संरचना अस्तित्व में रही। इस राज्य की दो मुख्य विशेषताएं हैं। एक यह कि यह स्थानीय वर्गों द्वारा गठित नहीं है और न ही इसे सामाजिक परिवर्तन के कारण स्थापित किया गया, और दूसरा कि मूल शासक वर्गों का राज्य पर कोई नियंत्रण नहीं था। यानी कहने का मतलब है कि ये तीसरी दुनिया के जो भी देश और राज्य थे, यहाँ का राजा तो उनका नाम मात्र का था,
लेकिन कंट्रोल उन्हें ये पूंजीवादी देश या औपनिवेशिक देश ही करते थे। राज्य उस समय और स्थान से बहुत आगे थे जिसमें वह स्थित है। इसीलिए विकासशील देशों में नौकरशाही और सेना ने एक केंद्रीय स्थान हासिल कर लिया, क्योंकि लोगों को यह उम्मीद था कि केंद्र की जो नौकरशाही है और सेना है यही लोग सब कुछ कर सकता है। पश्चिमी पूंजीवादी देशों में नौकरशाही की पूरक भूमिका निभाती है, यह प्रमुख वर्ग का एक साधन है, जबकि विकासशील देशों में इसका एक केंद्रीय स्थान है और इसे प्रमुख वर्गों से स्वायत्तता प्राप्त है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। अब बात करेंगे स्वायत्तता की। देखिए ध्यान से, पश्चिमी देशों में सुघड़ प्रमुख वर्ग का प्रभुत्व था। सभी पश्चिमी देशों में पूंजीपति वर्ग प्रमुख वर्ग था। पूंजीपति यानी पैसे वाले लोग, उद्योग धंधे वाले लोग, कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग। विकासशील दुनिया कई प्रमुख वर्गों के अस्तित्व से अंकित है। जमींदार वर्ग यानी तीसरी दुनिया को नियंत्रित करते महानगर के स्थानीय पूंजीपति, यानी गरीब देशों को कंट्रोल करने वाले, गरीबों को कंट्रोल करने वाले वहाँ के स्थानीय कौन? जमींदार ही थे। जमींदार ही तो मजदूरों पर, दलितों पर, शोषितों पर शासन करते थे। इन सभी वर्गों से मिलकर बने गठबंधन राज्य पर हावी होते थे, यानी बड़े बड़े पैसे वालों का एक समूह था जो दबाव देते थे देश की सरकार पर कि तुम हमारे बात पर चलो, तुम हमारी बातों को सुनो। इसीलिए तो जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले, उद्योगपति, अभिजात वर्ग और सरकार दोनों मिलकर दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, किसानों का, मजदूरों का शोषण करते थे। ऐतिहासिक गुट इसलिए उभरते हैं क्योंकि विकासशील देशों के समाज के संगठन में पूंजीवादी और पूर्व पूंजीवादी दोनों के सामाजिक संबंधों के तत्व शामिल होते हैं। पूंजीवादी वर्ग समाज में पूर्व पूंजीवादी संबंधों के खिलाफ लड़ने में कमजोर और अक्षम साबित होते हैं। पूंजीवादी वर्ग कमजोर होता है क्योंकि वो आर्थिक गतिविधियों पर सीमित नियंत्रण रखता है। सही बात है। आर्थिक उत्पादन का बड़ा भाग या तो महानगरीय पूंजीपति वर्ग द्वारा या स्थानीय जमींदार भूस्वामी के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। यानी जो फसल था, जो खेती का फसल था, वो या तो नगरों के बड़े बड़े पूंजीपति को मिल गया या उस गांव के जमींदार को मिल गया। कोई भी वर्ग इतना मजबूत नहीं था कि राज्य पर नियंत्रण कर सके। यानी किसान भी कमजोर थे, मजदूर भी कमजोर थे। अतः समाज पर नियंत्रण किसका था? पैसे वालों का था। चूंकि एक भी वर्ग प्रभावी नहीं है, इसलिए राज्य ऐतिहासिक गुटों के विभिन्न वर्गों के बीच रिश्तों को विनियमित करने के लिए स्वायत्तता अधिगृहीत कर लेता है। यानी राज्य इसमें बीच में आ जाता है। विकासशील देशों में राज्य प्रमुख स्थानीय वर्गों और महानगरों के पूंजीपति वर्ग के हित में पूंजीवादी उत्पादन प्रक्रिया को पुनः स्थापित करता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं महानगर का नियंत्रण। चलिए, विकासशील देशों में राज्य को विदेशी शक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सही बात है। विकासशील देशों में जो सरकार है ना, वो बड़े बड़े विकसित देश ही उसको कंट्रोल करते हैं। आज पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश में जो उथल पुथल हो रहा है उसको देखिए, म्यांमार को देखिए। जितने भी छोटे छोटे देश हैं ना, सबको बड़े देश कंट्रोल करते हैं। अर्थव्यवस्था की अल्प विकसित प्रकृति और सत्तारूढ़ अभिजात्य वर्ग की प्रकृति राज्य को विदेशी सहायता और पूंजी पर निर्भर कर देती है। यानी छोटे छोटे देश जो है वो बड़े देशों की राह देखते हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट आया, चाइना से पैसे लिए। पाकिस्तान तो खैर भिखमंगा है, कभी सऊदी अरब से भीख लेता है, कभी अमेरिका से भीख लेता है, कभी जो है वो UAE संयुक्त अरब अमीरात से भीख लेता है। ठीक है। सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग, यानी सत्ता में जो सरकार है वो अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग का है, पैसे वालों का है, और विदेशी पूंजीपतियों के बीच मध्यस्थों का व्यवहार कर लाभ एकत्र करते हैं। यानी देश की सरकार और बाहर की सरकार, देश की सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं उनको कमीशन मिलता है। उनको, आपने एक घोटाला सुना होगा, बोफोर्स घोटाला, है ना। तो बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी के समय में हुआ था। तो बीजेपी आरोप लगाती है कि जो है डील हुआ तो भारत की सरकार और जो कंपनी जिसने बोफोर्स भारत को दिया उसके बीच में
आपका कुछ डील हुआ था। उसके बाद कुछ अगस्त्या हेलीकॉप्टर का भी कुछ मामला था, जिसमें राहुल गांधी पर शायद एफआईआर भी किया गया था, है ना। चलिए, यह प्रक्रिया विकास में हेल्प नहीं करती, यानी आप अपने देश की दलाली कर रहे हैं। एक देश का किसी दूसरे देश से डील हो रहा है, यानी जो अगस्त्या वेस्टलैंड मामला था ना कांग्रेस सरकार के टाइम का, तो उसमें यह कहा गया था कि इटली के जिस कंपनी से आपने हथियार लिए हैं, इटली के जिस कंपनी से आपने हथियार लिए हैं, तो उस कंपनी ने देश के सरकार के कुछ लोगों को घूस दिए हैं, कुछ कमीशन दिए हैं कि हमसे हथियार ले लो, बदले में तुम्हें हम कुछ कमीशन देंगे। होता है ना कि हम लोग भी कभी कभार बोलते हैं कि भाई मेरा सामान बिकवा दो यार, तुमको कमीशन देंगे हम। तो वही वाला मामला, इससे देश को क्षति ही पहुंचता है। चलिए, शासित और शासकों के बीच, यानी शासक जो राजा है और शासित जो प्रजा है उसके बीच, तथा अमीर और गरीबों के बीच खाई और चौड़ी हो जाती है। यह तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि विकासशील दुनिया में राज्य पूर्ण रूप से साम्राज्यवादी शासकों के नियंत्रण में आ जाता है। जो विकासशील देश है ना, क्योंकि विकसित तो वो हुआ नहीं है, क्योंकि उनके पास आज भी पैसे की कमी है, तो जो विकासशील छोटे छोटे देश होते हैं वो विदेशों पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देशों पर निर्भर हैं। औपनिवेशिक प्रभुत्व से स्वतंत्रता मिलने से साम्राज्यवादी शक्तियों के पूंजीपति वर्ग का तीसरी दुनिया पर सीधे नियंत्रण बनाए रखने की गुंजाइश को खत्म कर दिया, यानी साम्राज्यवाद का जो है वो असर दिखा। आपने देखा किस प्रकार चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, चीन ने हांगकांग पर कब्जा किया, और चीन अभी वियतनाम वगैरह को डरा रहा है। यह कहलाता है साम्राज्यवादी। हालांकि यह विकासशील दुनिया के राज्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। राष्ट्र सीमाओं को भंग करके अति विकसित तीसरी दुनिया के राज्य वैश्विक बाजार की विकासशील दुनिया में प्रवेश करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाते हैं। प्रौद्योगिकी और निवेश की सुविधाओं को शामिल करके राज्य तीसरी दुनिया और वैश्विक बाजार का एकीकरण करता है। सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग बाहरी दुनिया के साथ कम शक्ति और करने की क्षमता के साथ मोल भाव भी करते हैं। और इसी के साथ आपका इकाई 8 होता है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो के तथ्य आपको समझ में आए हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखना, अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें। और ज़्यादा आपको बता दें कि अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, बुक नोट्स चाहिए, जूम क्लास चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, तो दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।